हेलो। एरर स्टार्ट कर दिया था ना बच्चों, अच्छे से समझ आ रही हैं एरर्स? एक लेक्चर हो चुका है ना। क्या होती है एरर्स? मिस्टेक, गलती। सिंपली मिस्टेक किसको बोलते हैं, उसी को हमने एरर कहा था, है ना। कैसे मेजर करते हैं? जो भी हमने वैल्यू मेजर्ड की उसमें से जो सही वैल्यू है उसको माइनस कर दो। सिंपली हमने जो भी मेजर किया उसमें से सही वाली को माइनस कर देते हैं, ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते हैं, एरर आ जाती है। ठीक है, कभी कभी ये भी बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में ही बात किया था कि ज़्यादा सही है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एरर में भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, एरर को पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जब भी एरर लिखी जाएगी हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू को लिखते हैं तो उसके साथ में प्लस माइनस करके उसकी एरर को लिखते हैं। डेले क्या है? एरर, जो कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके मेजर कर लेते हैं और प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। याद आ रहा है ना? एरर्स कितने टाइप्स की थी? 2 टाइप्स, दैट आर सिस्टेमिक एरर या सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। किसको बोला था बच्चों हमने सिस्टमेटिक एरर? ऐसी एरर्स जिसका रीज़न हमें पता है, रिपीट कर रही हूँ, ऐसी एरर जिसका रीज़न हमें पता है और जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, वो वाली एरर्स को हमने नाम दे दिया था सिस्टमेटिक एरर्स। जैसे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो गई, जैसे पर्सन केयरफुल यूज़ नहीं किया, पर्सन ने कोई एरर कर ली, या नेचर में कोई मिस्टेक हो गई, उसको बोलते हैं नेचुरल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और नेचुरल एरर यानी 3 टाइप्स की हमने देख ली थी। कौन सी वाली एरर? सिस्टमेटिक एरर। फिर हम लोग सिस्टमेटिक के बाद किस पर आए थे बच्चों? हम लोग आए थे रैंडम एरर्स पर। क्या होती हैं रैंडम एरर्स? हाँ, यहाँ मुझे रुकना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। क्या होती है रैंडम एरर्स? वो सारी एरर्स जिसका रीज़न हमें पता नहीं है, जो सडनली कभी भी कैसे भी डेवलप हो जाती हैं। दोज टाइप्स ऑफ एरर्स आर नोन एज रैंडम एरर्स। जब रीज़न पता नहीं है तो ख़त्म कैसे करेंगे? हमारे प्रैक्टिकल्स में 11th 12th में 2 साल, कुछ प्रैक्टिकल में तुम्हें सिखाऊंगी भी 11th वाले अभी ही कुछ टाइम में, 1-2 लेक्चर्स आगे जाने के बाद। तो रैंडम एरर्स वो हैं जो हर प्रैक्टिकल में आती हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट, पर्सन, नेचर, सारी कंडीशन को बैलेंस करने के बाद भी आती हैं और हर बार थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से आती हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि उन एरर को हम क्या नाम दें और कैसे सॉल्व करें। नाम तो दिया बट कैसे सॉल्व करें ये नहीं पता। ऐसी एरर को बोल रहे हैं रैंडम एरर। इनका सिर्फ क्या करते हैं हम लोग? मैनेजमेंट। इनको सिर्फ मैनेज करते हैं, संभालते हैं, बाकी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, आप मुझे बताओ, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसकी 5, 7, 8 हमने रीडिंग्स ली फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते टाइम, तो उनमें से हम सही वैल्यू, रैंडम एरर के मैनेजमेंट पर आ चुकी हूँ मैं, उनमें से हम ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं? हाँ, सब पिछले लेक्चर का चल रहा है, बोलो। ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं? जितनी भी वैल्यूज मेजर्ड की उन सब के एवरेज को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, सही वैल्यू बोलते हैं। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली थी। एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट एरर होती है जो भी ट्रू वैल्यू है, हाँ, जो भी ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके हमने हर एक रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर निकाली थी। 5 रीडिंग ली तो 5 बार मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे। ये एरर में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी 0 यूनिट तो चली रही है इन एरर्स की। लेकिन ये तो इतनी सारी एरर्स हैं जिसको आप एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हो, तो फिर फाइनली एरर किसको नाम दोगे? ये फाइनल एरर कौन सी है? ये है जितनी भी हमने एरर्स मेजर की उन सब का एवरेज, सारी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज इज नोन एज फाइनल एरर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है बच्चों? रिलेटिव एरर होती है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को क्या नाम दिया जाता है? रिलेटिव एरर। एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होती है जो रिलेटिव एरर होती है इनटू 100। रिलेटिव और परसेंटेज एरर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो, जब हम एरर अपॉन ट्रू वैल्यू करके रिलेटिव एरर निकालते हैं तो यूनिट खत्म हो जाती है, क्योंकि जो यूनिट ऊपर थी वही यूनिट नीचे आई, यूनिट से यूनिट कट जाती है। यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। एक वर्ड आता है डायमेंशन लेस, लेकिन अभी तुम समझते नहीं हो, मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी। मैं कह रही हूँ यूनिट लेस क्वांटिटी है, और परसेंटेज एरर इसी में 100 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाती है। डन। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले किया था, हमने यही टॉपिक किया था, इसके क्वेश्चंस किए थे। इसी पर हम आगे की बात आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम 2 टॉपिक को सबसे पहले उठाएंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो लीस्ट काउंट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लीस्ट काउंट से स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास एरर में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं वर्ड लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? होता क्या है लीस्ट काउंट? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, हम अपने जनरल उससे जाएंगे। बताओ आपको क्या लग रहा है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब मेजरमेंट।
वो मेजरमेंट जो सबसे छोटा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा मेजरमेंट, ठीक है, लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट मेजरमेंट सबसे छोटा। आप बताओ कि मीटर स्केल लीस्ट कितना मेजर कर सकता है? मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। बताओ जी, हमारे पास जो घर में स्केल होता है, हमारे पास सबके पास स्केल है, उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? वो सबसे छोटा क्या मेजर करता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा, उसके बीच में भी मार्किंग है। 0.5 नहीं, उसके बीच में भी मार्किंग है। 1 मिलीमीटर सबसे छोटा क्या मेजर करता है? ये 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है ना, वो एरर कंपैरेटिवली कम करता है, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर से भी छोटा यानी 0.1 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में जाते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट और कम होता है, यानी वो और छोटा मेजर करता है। यानी 1 मिलीमीटर जो हमारे स्केल में है ना, वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आप उसके छोटा भी कैलकुलेट कर पाते हो। तो बोले मैम, अगर हम 1 मिलीमीटर का जो स्केल में 1 मिलीमीटर पर मार्क है 1 मिलीमीटर पर, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए तो सिंपल स्केल से उससे छोटा मेजर नहीं करते, सिंपल स्केल में तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो उसके लिए एक अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट किया गया है जिसका नाम वर्नियर कैलिपर्स है। अब वो कैसे उससे छोटा मेजर करेगा, ये तो हमारा टॉपिक है, हम वर्नियर कैलिपर्स को रीड करना सीखेंगे। प्रैक्टिकल है हमारा 11th क्लास का, अच्छे से सिखाऊंगी, एक बार पहले एरर्स होने दो। फिर उसके बाद अगले इंस्ट्रूमेंट पर चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है स्क्रू गेज। हाँ, सही सुन रहे हो तुम लोग, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल स्केल की तरह ही होता है, वर्नियर कैलिपर्स की तरह होता है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा बेटर होता है, इन दोनों से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है इन दोनों से ज़्यादा अच्छा? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट होता है 0। मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ लीस्ट काउंट या कम कर दूँ? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एरर कम करेगा, दिक्कतें कम देगा, मतलब इसका लीस्ट काउंट कम है, मतलब ये और छोटा मेजर कर रहा है बच्चों। ये 1 मिलीमीटर से छोटा मेजर नहीं करेगा, वहाँ एरर कर देगा। ये 0.1 मिलीमीटर से छोटा मेजर नहीं करेगा, वहाँ एरर कर देगा। लेकिन स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक मेजर कर लेता है, उससे छोटा नहीं करेगा। तो बेटरली इनसे तो ज़्यादा छोटा मेजर कर रहा है, हल्का हल्का सा भी मेजरमेंट दे रहा है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीज़ों को आप मेजर कर पा रहे हो, उसमें आप एरर नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप 0.01 मिलीमीटर से छोटा मेजर करने जाओगे तो आप एरर कर दोगे, ठीक है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये होता है। और अगर हम सेंटीमीटर में बोलना चाहें तो इट इज 0.001 सेंटीमीटर। आपको सबको पता है कि मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 का डिवाइड करना पड़ता है, तो 0.001 सेंटीमीटर। ये सबके लीस्ट काउंट लिख रहे हैं हम, मीटर स्केल के, वर्नियर कैलिपर्स के, स्क्रू गेज के, ठीक है। स्टॉपवॉच आप सबने देखी है ना, हमारी जो सिंपल घड़ी होती है उसका लीस्ट काउंट क्या है? क्लॉक का, या मेरे हाथ में सिंपल घड़ी है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, बिल्कुल 1 सेकेंड। लेकिन जो आजकल डिजिटल वॉच आ रही है, स्टॉप वॉच आ रही है, उनका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड, और अच्छी आ रही है तो 0.01 सेकेंड। बच्चा समझो, हम अपनी घड़ी से नहीं है हाथ में, हम अपनी घड़ी से 1 सेकेंड से छोटा मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि 1 सेकेंड से छोटे में मेजर करोगे तो मार्किंग ही नहीं है, एरर आ जाएगी। लेकिन अगर हम डिजिटल वॉच को लेकर आए या स्टॉप वॉच को लेकर आए तो हम 1 सेकेंड से छोटा मेजर कर सकते हैं, इवन हम 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सकते हैं। हमारे सिंपल घड़ी से हम कहते हैं हम 10 सेकेंड्स मेजर कर लेंगे, 11 सेकेंड्स मेजर कर लेंगे, तो हम स्टॉप वॉच से 10.1, 10.2, 10.3 ये सेकेंड्स मेजर करेंगे। और ज़्यादा अच्छी स्टॉप वॉच है तो 10.12, 10.13, 10.34, मतलब मैं बोल रही हूँ पॉइंट के बाद 2 फिगर्स तक मेजर कर पाओगे। तो जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा वो उतना छोटे से छोटा मेजर करेगा, और जितना छोटे से छोटा मेजर करेगा लीस्ट काउंट उतना ही कम होगा, एरर के चांसेस उतने ही कम होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लेट्स सपोज हमने एक जनरल बात कर ली कि हमारे पास में कोई स्टॉप वॉच है, हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड, मतलब वो उससे छोटा मेजर नहीं करेगा। उससे छोटा मेजर करने ले जाओगे तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्मामीटर सबने देखा है ना, मैं जितने भी नाम ले रही हूँ पहले 3 नाम, स्केल, मीटर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये तीनों लेंथ मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है। और भी कई सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। वैसे ही हमने टाइम मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच ली, घड़ी ली, उसी तरह से हमने थर्मामीटर लिया टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप लोगों को पता है हमारे घर में जो थर्मामीटर होता है वो 1 डिग्री तक मेजर करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा मेजर करता है हमारे घरों वाला थर्मामीटर, ठीक है। यानी जो हमारे पास वो मर्करी वाला थर्मामीटर होता है, मैं मैनुअल वाला बोल रही हूँ, मैं डिजिटल वाला नहीं बोल रही हूँ। तो इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट हो गया, थर्मामीटर का लीस्ट काउंट हो गया 1 डिग्री सेल्सियस।
अभी ज़रा सपोज कि थर्मामीटर की जगह मैं डिजिटल थर्मामीटर ले आती और वो पॉइंट के बाद 1 फिगर तक 10.1, 10.5, 10.6, तो जो लास्ट वाला फिगर है वो सबसे छोटा मेजरमेंट है, ठीक है, यानी 0.1 तक वो मेजर कर पा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? देखो मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को यूँ समझो, आपने कहा 10.1, 10.2, 10.8 ऐसे मेजर कर रहा है, यानी पॉइंट के बाद लास्ट वाला फिगर जो होता है वो ही ±1 हो सकता है। मतलब आप 10.7 भी मेजर कर सकते हो, 10.9 भी, 10.10 भी। इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना आ रहा है यहाँ पर? 0.1 का। समझ पा रहे हो क्या? तो अभी तक तो मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम लिए। इंस्ट्रूमेंट में जो भी लीस्ट काउंट होता है, जो उससे सबसे छोटे से छोटा मेजर होता है, वही वो मैक्सिमम एरर भी कर सकता है। उससे छोटे को वो मेजर नहीं कर सकता, तो वहां तक की वो एरर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। एरर की तरफ चलेंगे, फिलहाल हमने इनके लीस्ट काउंट देखे हैं। समझ रहे हो? लीस्ट काउंट के बाद बच्चों अगला टर्म आता है परमिसिबल एरर। इसी से रिलेटेड टर्म है परमिसिबल एरर। हाँ, यही बोल रही हूँ। परमिसिबल एरर वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपना लीस्ट काउंट है वहां तक की एरर कर सकता है, उससे छोटी या वहां तक की, उससे बड़ी एरर कैसे करेगा? आप सोचो, आप एक मीटर स्केल से 10.5 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, 10.6 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, तो आपने 0.5, 0.6 यानी कि पॉइंट के बाद एक फिगर तक की एरर करी, तो 0.1 प्लस माइनस 0.1 की एरर बोलते हैं। लास्ट फिगर में प्लस माइनस की एरर बोलते हैं, ठीक है। आप कभी ये बोल सकते हो क्या कि आप एक इंस्ट्रूमेंट जिससे 10.5 की मेजर कर रहे हो और आपने एरर कर दी 0.2 की। 0.2 की एरर कैसे कर सकते हो? जब ये इंस्ट्रूमेंट आपका 0.5 मेजर कर रहा है, 0.6 मेजर कर रहा है, 0.4 मेजर कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर 0.1 की तो हुई, पॉइंट के बाद एक फिगर तक की तो आ रही है एरर। समझ पा रहे हो? तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी परमिसिबल एरर होती है लीस्ट काउंट के इक्वल। आप इसका दूसरा नाम मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोल सकते हो। मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है इक्वल्स टू, प्लस माइनस इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। जो इसका सबसे छोटा काउंट होता है, बस मैक्सिमम उतनी एरर की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे कम तो करोगे क्योंकि उसके बीच में मेजर हो ही नहीं रहा है। हम हमेशा कौन सी एरर लिखते हैं? मैक्सिमम। देखो हम अपनी सारी मैक्सिमम गलतियों को सॉल्व करते चलेंगे। इस चैप्टर में जितनी भी कैलकुलेशन आज से आएंगी सबकी सब मैक्सिमम एरर पर आएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। एक बात और बता देती हूँ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर लीस्ट काउंट के इक्वल या परमिसिबल एरर बोल दो, ये लीस्ट काउंट के इक्वल तो होती है, एक ही नाम है दोनों, ठीक है। एक होता है अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता हो तो फिर आप परमिसिबल एरर कैसे निकालोगे बच्चों? अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम ही नहीं पता, जैसे मैंने एक आपको मेजरमेंट कुछ इस तरह का दिया, 11.25 kg, एक वेइंग मशीन से आपने वेट मेजर किया 11.25 kg। आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, आपको उसका लीस्ट काउंट नहीं पता, बताओ मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी है? मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, आपको सिर्फ ये मेजरमेंट दे दिया कि एक इंस्ट्रूमेंट ने 11.25 kg मेजर किया, बताओ मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी है? तो भाई आप 11 मेजर कर रहे हो, आप 2 मेजर कर रहे हो, आप 5 मेजर कर रहे हो, तो आप गलती आखिरी फिगर में ही तो करोगे। नहीं समझे? कोई 11 kg को 10 kg कैसे मेजर करेगा जबकि वो 11 के बाद 0.25 तक मेजर कर रहा है? जहां लास्ट फिगर में मेजरमेंट हो रहा है वहीं तो गलती के चांसेस है, उससे छोटा ही तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, तो वहीं पर तो गलती के चांसेस है। इसमें प्लस माइनस 1 की गलती के चांसेस है, यानी 0.01 kg की गलती के चांसेस है। दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर। यानी अगर इंस्ट्रूमेंट का नाम गिवन है, रिपीट ध्यान से बोल देना, अगर इंस्ट्रूमेंट का नाम गिवन है तो आप मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलोगे प्लस माइनस लीस्ट काउंट, और अगर इंस्ट्रूमेंट का नाम गिवन नहीं है तो आप मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलोगे प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट। प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट का मतलब होता है ये जो लास्ट डिजिट है, ये लास्ट नंबर जो है, इसमें प्लस माइनस 1 की एरर, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट, इसी को मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो लीस्ट काउंट बोल दो। जैसे कुछ एग्जांपल्स रिपीट करो मुझे अबाउट मैक्सिमम परमिसिबल एरर। कई लोग इसको दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चों? परमिसिबल एरर। क्यों जी? चाहे मैक्सिमम बोलो चाहे परमिसिबल एरर बोलो, दोनों नाम एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब यही है कि एक इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम कितनी एरर कर सकता है, और हम हमेशा मैक्सिमम वाली एरर ही निकालेंगे आपके बाद की कैलकुलेशंस में। हम सारी बातें किसके बारे में कर रहे हैं? रेंडम। क्यों जी? क्योंकि हमारे जो कौन सी वाली एरर्स थी, सिस्टमेटिक एरर, उनको हम खत्म करके छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है। उनको तो खत्म ही कर दिया, तो फिर उनके बारे में और क्या पढ़ना। ये वाली वो एरर है रेंडम जिनको कंप्लीटली खत्म कर ही नहीं सकते, तो उनका ही मैनेजमेंट चल
रहा है, उसके मैनेजमेंट की कुछ टर्म्स हमने उस दिन देखी। आज हम एक नया टर्म लेकर आए हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब और लीस्ट काउंट के इक्वली मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है। जो मीटर स्केल होता है वो मीटर स्केल मैक्सिमम कितनी परमिसिबल एरर करेगा, अपने लीस्ट काउंट के इक्वल, यानी कि 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस जरूर लगाओगे आप जब भी एरर का नाम ले रहे हो, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ कि वर्नियर कैलिपर्स मैक्सिमम कितनी एरर करेगा, प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आप बदल देना, ठीक है। स्क्रू गेज कितनी करेगा, प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ये नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए कि हाँ लीस्ट काउंट का मतलब मैक्सिमम परमिसिबल एरर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉप वॉच कितनी एरर करेगी, तो स्टॉप वॉच एरर करेगी प्लस माइनस 0.1 सेकेंड इस लेवल की है तो, और उससे अच्छी है तो प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। और अगर हम थर्मामीटर की बात करें जो मैनुअल वाले हमारे घरों में है, वो कितना करेंगे, तो वो करेंगे आपके पास में प्लस माइनस 1 डिग्री का, यूनिट के हिसाब से चलोगे। बात समझ आ गई। अगर इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है तो ऐसे करोगे, इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता तो आपने जो भी लिख रखा है उसकी प्लेस वैल्यू, लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू प्लस माइनस 1 करके लोगे। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल्स मुझे बता दो। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है। हाँ जी बच्चों, ये जो भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आपको इसकी एरर बतानी है। एरर कैसे बताओगे, जो कि लीस्ट काउंट है, और लीस्ट काउंट आपके इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं हो तो प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट। बताओ जरा यहाँ फटाफट से, इसमें बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट के हिसाब से एरर क्या होगी, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो 0.00 सिर्फ इसमें प्लस माइनस 1 की एरर करनी है। यहाँ भी यही करवाओ, यूनिट जरूर लगाना, मीटर है तो मीटर, एरर की यूनिट तो आती है ना बच्चों। यहाँ क्या होगी 0.01 सेकेंड्स प्लस माइनस। यहाँ क्या होगा बच्चों 0. इसका तो 0 हो गया, 0.001 सेकेंड। लास्ट में एरर सेकेंड नहीं है, ग्राम है, प्लस माइनस करके जरूर लिखते हैं, यही मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है। 0.0000 और ये 1 kg जो यूनिट है, ये प्लस माइनस लास्ट डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू लेनी है आपको, वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहलाती है। चलो जी, हमें ये समझ आ गया कि लीस्ट काउंट क्या है और वही मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी है। नहीं हो तो हम लास्ट डिजिट ले लेते हैं। लीस्ट काउंट के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। फायदा ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि लीस्ट काउंट से हमें पता लगता है कि हम वहां तक की एरर कर सकते हैं, उससे छोटी या यहाँ तक की, इससे बड़ी एरर नहीं कर सकते क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फिर सही मेजर कर लेगा। और जहां तक कि हम मैक्सिमम एरर कर सकते हैं क्वेश्चन में, हम उन्हीं को लेंगे। डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो अब अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नहीं समझे क्या, कॉम्बिनेशन बोलूं या एल्जेब्रा ऑफ एरर्स बोल देती हूँ। ये बताओ तुम लोग मुझे कि सपोज मेरे सामने एक सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नाम दे देते हैं ए और दूसरी को नाम दे देते हैं बी। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक को नाम दे देते हैं ए और दूसरे को नाम दे देते हैं बी। क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बिना एरर के लिख सकते हैं? नेवर। तो बोले मैम आज तक कैसे लिख रहे थे इतने बेसिक टॉपिक में? तब तक तुम्हें एरर सिखाया नहीं था ना। फिजिकल क्वांटिटी किससे मेजर होती है? इंस्ट्रूमेंट से। और कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो ये रॉन्ग है जब तक कि हम उसमें प्लस माइनस करके उसकी एरर नहीं लिख रहे। बोले मैम कहाँ से लाएं उसकी एरर, हमें क्या पता यहाँ एरर के फॉर्म में क्या लिखना है? तो आपको 2 दिन से सिखा रही हूँ बच्चों, 2 लेक्चर, सेकेंड लेक्चर चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि अगर बहुत सारे मेजरमेंट हैं, 5-6 मेजरमेंट है, उसका एवरेज लो, उसको ट्रू वैल्यू बोलो। फिर क्या करो, एब्सोल्यूट एरर निकालो हर किसी की मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करके, उन सारी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लो, वही मीन एब्सोल्यूट एरर यानी एरर कहलाती है। या तो आपके पास इतनी सारी वैल्यूज हो तो ऐसे करो, और नहीं हो तो सिर्फ एक क्वांटिटी दे दी, जैसे मुझे सिर्फ दे दी 5.24 या 42 kg। अब मैं किसको बोलूं एरर? तो नो डाउट अभी भी जो दिखा था लास्ट डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, यानी इसके अकॉर्डिंग 0.01 एरर हो जाएगी केजी में। तो कुल मिलाकर हर इंस्ट्रूमेंट के साथ, हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी एरर लिखना जरूरी है। या तो वो क्वेश्चन में रिटर्न देगा, लिखी हुई देगा, नहीं लिखी हुई दो तो आप खुद लिख सकते हो इस तरह से एरर्स। समझ आई? चलो एरर लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ लगे हाथ में इस बात का। मान लो मेरे पास एरर लिखी हुई है कुछ इस तरह से, ये फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज 100 प्लस माइनस का 0.4, 100 प्लस माइनस का 4। अब ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया यार कोई भी, और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है लेट्स सपोज 10 प्लस माइनस 0.1। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है, साइड में उनका एग्जाम्पल भी लिख दिया कोई। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन करना है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये चारों चीजें करनी है। हम स्टार्ट करते हैं विथ एडिशन, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी, क्या क्या जानते हो? चलो, जब 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो उनकी एरर्स को क्या करते हैं?
तो आपके दिमाग में सबसे पहला आएगा जब फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ दिया, a प्लस बी कर दिया, तो एरर्स को भी जोड़ दो, जो भी डेल ए और डेल बी है ऐड कर दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो तुमने बोला मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, बी का मतलब सेकंड क्वेश्चन है अगर दो वैल्यूज को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं मतलब a माइनस बी करते हैं, तो उनके एरर्स का क्या करेंगे, डेल ए और डेल बी का क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। बताओ, ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ का पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो उनकी एरर्स का क्या करें? लाइक मैंने यहाँ कहा 100 इंटू 10,000, तो इन एरर्स को कैसे लिखूं? नो डाउट इसमें एरर है उसमें एरर है, तो मल्टीप्लीकेशन के आंसर में भी एरर होगी। वो एरर कितनी लिखूं मैं, यही क्वेश्चन है। एडिशन में क्या लिखूं उस एरर को, मल्टीप्लाई में क्या लिखूं, सब्ट्रैक्शन में क्या लिखूं? मल्टीप्लाई कर दूं दोनों, डेल ए इंटू डेल बी कर दूं। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं a बाय बी, तो उनकी एरर्स को क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन तो यूं ही बोल रही हूँ, केसेस तो कई बनते हैं, तो उनके डिवाइड करने पर उनकी एरर्स को क्या करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन मैं अभी तुम्हारे सामने पूछ रही हूँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है, डिवाइड करें डेल ए बाय डेल बी? सोचो बच्चों, अगर एडिशन में ऐड, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिवाइड ही होता तो ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब दम है, मतलब बात है कि कुछ और करना चाहिए। आओ देखें और बताओ कैसे करना चाहिए। देखो, एडिशन से ही स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, a प्लस बी कर रहे हो। ठीक है, a प्लस बी करने के लिए तुमने क्या कहा, तुमने कहा a में एरर थी डेल ए प्लस b में एरर थी डेल बी, तो प्लस माइनस डेल बी करके a को और b को एरर के साथ लिख दिया, तो z में भी क्या आ गई हमारी एरर, z में भी हमारे पास एरर आ गई। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अगर मैंने इसको यूं लिख दिया z प्लस माइनस डेल z को, तो आपको पता है z का मतलब तो a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी और ये z कैंसिल नहीं हुए हैं, ये काटा ऐसे नहीं है, ये उधर जाएगा, z माइनस जेड जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, प्लस माइनस डेल बी। मतलब कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी में एरर है तो z में भी एरर आएगी, यानी उनके एडिशन में भी एरर आएगी, जो कि ये एरर होगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम ऑलवेज कौन सी एरर कैलकुलेट करते हैं, हम ऑलवेज मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, हमेशा मैक्सिमम करते हैं। तो आप जरा सोचो, अगर मुझे यहाँ भी मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना हुई तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी हैं अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस। अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस प्लस डेल ए प्लस डेल बी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस डेल ए माइनस डेल बी, अरे प्लस माइनस है ना, थर्ड ये पॉसिबिलिटी है, और फोर्थ दोनों ही नेगेटिव हो ये पॉसिबिलिटी है। ये डेल जेड निकालने की 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें कौन सा वाला चाहिए, एरर इज ऑलवेज मैक्सिमम फॉर फिजिकल न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए हमेशा मैक्सिमम एरर निकालनी है, तो ये रही ना वो मैक्सिमम एरर, ये रही डेल ए प्लस डेल बी। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जब हमने ऐड करके देखा तो हमें पता चला कि प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी एरर है, बट हमें ये कभी नहीं लेनी, हमें हमेशा कौन सी एरर लेनी है, मैक्सिमम वाली, और मैक्सिमम वाली एरर है प्लस डेल ए प्लस डेल बी। तो आपने को सबको लगा होगा कि मैम क्यों सिखा रहे हो ये, जब दो क्वांटिटी को ऐड किया तो एरर्स को ऐड करना चाहिए, ये तो तुम लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ही आंसर दिया था ना, फिर इतना लंबा क्यों सिखाया गया तुम्हें? तो इतना लंबा सिखाने का रीज़न क्या है, वो आगे के मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस वाइनस सब में क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आप मुझे क्वेश्चन करवाओ, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, a प्लस बी करते हैं, यानी 100 प्लस 10 करोगे तो इट इज 110। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दिया, a प्लस बी कर दिया, तो क्वांटिटीज को तो सीधे सीधे ऐड किया, एरर्स को क्या करें बताओ? एरर्स का मतलब ये जो 4 और 0.1 है तो इनको भी ऐड कर देंगे, 4 प्लस 0.1 यानी कि 0.5 हो जाएगा, नहीं 4 प्लस 0.1 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, 4.1, यानी कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाएगा किस तरह से, 110 प्लस माइनस 4.1। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं उनके एरर्स को सिंपली ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते बच्चों, माइनस कर रहे होते तो बोले मैम सिंपल सा है, माइनस कर रहे होते तो यहाँ माइनस आ जाता, यानी कि a माइनस बी होता, a प्लस बी की जगह क्या हो जाता, माइनस बी प्लस माइनस डेल ए, और ये जब माइनस किसी भी प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस बन जाता है, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस। कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ बोल रही हूँ a प्लस माइनस डेल ए माइनस बी माइनस प्लस डेल बी हो जाएगा।
a माइनस बी को अलग लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। a माइनस बी क्या है बच्चों? z, तो इधर भी z उधर भी z, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z माइनस z 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b बचेगा, डेल b बचेगा लेकिन माइनस प्लस। तो प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, इस बात से फर्क क्या पड़ना, चार पॉसिबिलिटी तो यहाँ भी है। एडिशन कर दो, प्लस इसका, इसका भी प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस यूज कर लो, है ना, या तो दोनों प्लस यूज कर लो, या इसका प्लस यूज कर लो और इसका माइनस यूज कर लो, या फिर आप क्या करो, ए का माइनस बी का प्लस यूज कर लो, और या फिर दोनों का माइनस यूज कर लो। तो बताओ ना फर्क क्या पड़ा। अल्टीमेटली तो मैक्सिमम एरर तो प्लस वाली हुई ना, चार पॉसिबिलिटी है प्लस और माइनस की, तो मैक्सिमम एरर तो प्लस वाली हुई। दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उनकी एरर्स को ऐड ही करते हैं, समझे क्या? माइनस कर रहे हैं ना फिजिकल क्वांटिटी को तो भी मैक्सिमम एरर तो ऐड करने पर ही आएगी। इसका मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को कुछ इस तरह से लिखती ना बच्चों कि ये 100 प्लस माइनस और इनको ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी करना है, तो आप कुछ इस तरह से करते 100 माइनस ऑफ 10, दो क्वांटिटीज 100 माइनस 10 कर दिया, इट इज इक्वल्स टू 90। एरर्स को तो फिर भी ऐड ही करना पड़ता, इसका मतलब आप लिखते 4 प्लस का 0.1 विच इज 4.1। तो फाइनली फिजिकल क्वांटिटी रिटर्न्ड एज क्वांटिटी प्लस माइनस एरर, है ना, क्वांटिटी प्लस माइनस क्या लिखते हैं उसकी, एरर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन इज दिस, जो हमारे सामने है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा दोनों ही कंडीशन में एरर्स को ऐड करने पर फाइनल क्वांटिटी की एरर आती है। डन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए, चले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पर आ जाओ। दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, a प्लस माइनस डेल ए और b प्लस माइनस डेल बी। आपको इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है। फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशंस में क्या करना है, a इंटू बी करना है। आप पहले फिजिकल क्वांटिटी को a को ले लो, a को ले लोगे तो क्या करोगे बच्चों, देखो ये मैं सॉल्व तो टेम्परेरी करवा रही हूँ, तुम्हें सोल्यूशंस याद नहीं रखने, ना कोई तुमसे सोल्यूशन पूछने आएगा, वो तो तुमसे फाइनली पूछेगा कि एरर्स को क्या करोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर्स को ऐड किया था, मल्टीप्लिकेशन में एरर्स का क्या करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। दिमाग में सबके क्या चलता है, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा वो देखो। ए की जगह आपने लिख दिया a प्लस माइनस डेल ए, और b की जगह आपने क्या लिख दिया, b प्लस माइनस डेल बी, विथ एरर्स लिख दिया आपने, इनको एरर के साथ लिख दिया। तो फिर जब इनको एरर के साथ लिखा तो z भी एरर के साथ ही आना है ना बच्चों। अब बताओ यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, a विच इज 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ऑफ ए। बच्चों जो भी चीज कॉमन लेते हैं ना उसका डिवाइड लगता है, तो आपने a कॉमन ले लिया, 1 बच गया, यहाँ a कॉमन लिया तो डेल ए बाय मत काट देना, a से a डेल ए बच जाएगा, डेल बच जाएगा। अरे वो डेल a पूरी क्वांटिटी है एरर, और नीचे a फिजिकल क्वांटिटी, काट कैसे दोगे, साइन थीटा और थीटा में थीटा थीटा काट देते हो क्या, ऐसे नहीं करते। हाँ जी, इधर क्या होगा, b बाहर और इधर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन ऑफ बी। अब बच्चों ये a और ये b, a इंटू बी हो गया एक तरह से, और ये 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए, और इंटू कुछ नहीं सिंबल है मतलब इंटू ही है, डेल बी अपॉन ऑफ बी। इसको क्या बोल दिया आपने बच्चों, z, ये z प्लस माइनस डेल z था ना, इसमें से भी यही काम कर दो आप, इसमें से भी आप z को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z, ये गया z और z, a इंटू बी तो z है, तो z बाय z 1 हो गया, ये तो खत्म हो गया, यानी हमारे पास क्वांटिटी बच गई 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस माइनस, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेल बी बाय बी आया, है ना, प्लस माइनस डेल ए बाय ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेल ए बाय ए आया, प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डेल ए डेल बी अपॉन ऑफ ए बी आया। बोले मैम ये सॉल्व करना है, नहीं करना, तुम्हें सिखा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। देखो बच्चों डेल ए और डेल बी, ए में छोटी सी एरर, बी में छोटी सी एरर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 और 0.1 को मल्टीप्लाई करो तो 0.4 आ जाएगा, छोटा आ गया ना, एरर 4 थी और 0.1 थी, उनको मल्टीप्लाई किया तो और छोटा आ गया 0.4, और उसमें डिवाइड कर दो 110 यानी 1000 का, तो 0.4 अपॉन 1000 हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5, अरे बहुत छोटा, 0.00004। तो दो क्वांटिटी एरर्स बहुत छोटी होती है, उनको मल्टीप्लाई करके उनमें फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड करने से तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी आती है, बहुत छोटी क्वांटिटी आती है। नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, इसको जोड़ो हटाओ, ऐड करो हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, खत्म कर दो, इसको खत्म कर दोगे, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी डेल z बाय z इज इक्वल्स टू डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी, यही बचेगा, बचेगा ना। तो फाइनली ये टर्म आएगी। आप मुझे बताओ व्हाट इज डेल ए बाय ए, डेल ए बाय ए को क्या बोलते हैं, हाँ
रिलेटिव एरर, डेल ए बाय ए क्या होती है, रिलेटिव एरर, याद करो एरर अपॉन फिजिकल क्वांटिटी। डेल बी बाय बी क्या होती है, वो भी रिलेटिव एरर, और डेल जेड बाय जेड क्या होती है, वो भी जेड की रिलेटिव एरर। कुछ इस तरह का कॉन्टेक्ट बचा हमारे पास। बच्चों इसमें जो 4 टाइप्स की एरर है दैट आर, कौन कौन सी वो 4 टाइप्स की एरर है, तो उसमें 4 टाइप्स की एरर हो जाएगी, डेल जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल ए बाय ए बी प्लस का यूज करो और डेल बी बाय बी बी, डेल ए बाय ए प्लस का यूज करो और डेल बी बाय बी माइनस का कर दो, और डेल ए बाय ए माइनस का कर दो और डेल बी बाय बी प्लस का कर दो। और चौथी कंडीशन क्या है कि दोनों ही माइनस के यूज कर दो, एक माइनस एक प्लस, और लास्ट कंडीशन है कि दोनों ही कौन से यूज कर दो, माइनस के यूज कर दो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 4 कंडीशंस बन रही है हमारे सामने। अब हम हमेशा कौन सी वाली एरर लेते हैं बच्चों, मैक्सिमम वाली, तो दिस इज मैक्सिमम एरर, ये वाली मैक्सिमम एरर है। ठीक है, इसका मतलब आप जब भी 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, रिपीट करो, जब भी 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो एरर्स को नहीं ऐड करते, रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, तो z की रिलेटिव एरर आती है। रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं तो z की रिलेटिव एरर आती है। नया टर्म आया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स को ऐड कर रहे थे, अब की बार रिलेटिव एरर को ऐड किया है। डन। ये बताओ यहां पर अगर इस एग्जाम्पल में मैं इस चीज को अप्लाई करना चाहूं, कैसे अप्लाई करूं बताओ। आपके पास में ये 2 फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, आपको ए इंटू बी करना है, आपने बड़े आराम से कर दिया 100 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 1000। लेकिन कोई बोले एरर्स का क्या करोगे, तो बोलेंगे भैया एरर अगर आपको z क्वांटिटी में निकालनी है तो आप क्या कर लोगे, डेल ए बाय ए प्लस का डेल बी बाय बी, रिलेटिव एरर ऐड करो, z की रिलेटिव एरर आ जाएगी। यानी डेल ए की जगह 4 अपॉन फिजिकल क्वांटिटी 100 प्लस का डेल बी की जगह 0.1 अपॉन फिजिकल क्वांटिटी 10, डेल जेड निकालना है तो z की जगह 1000। आप यहां से आराम से डेल जेड निकाल दोगे, इस 1000 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो ना, कितनी इजीली निकल जाएगा। 1000 इंटू दिस आप करोगे, डेल जेड इज इक्वल्स टू करोगे 1000 इंटू 4 अपॉन 100, 40 बचेगा, 0.1 अपॉन 10 इंटू 1000, एक 0 कटेगा, 10 बचेगा आपका यहाँ पे। अरे 10 ही तो बचेगा, सॉल्व करके देख लो, है ना। यहाँ कट करोगे तो बचेगा आपका 40, यहाँ एक 0 से कटेगा, 100 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1, 10 बच जाएगा, तो यानी आपके पास 50 आ जाएगा। डेल जेड इज इक्वल्स टू 50, यानी आप रिलेटिव एरर्स को ऐड करो तो जेड की रिलेटिव एरर आ रही है। एक बात और बताओ बच्चों मुझे इसमें, चलो हमने मैक्सिमम वाली एरर ये मान के ले ली, दिस इज मैक्सिमम एरर, है ना, ऐसे मान के ले लिया। आप तो ये बताओ कि अगर इसमें मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो क्या होगा, ये बन जाएगी परसेंटेज एरर ऑफ ए, ये बन जाएगी रिलेटिव एरर इंटू 100, क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर ऑफ बी, और ये डेल जेड बन जाएगी परसेंटेज एरर ऑफ जेड। मतलब 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं, ये भी ठीक है, या ये बोल दो कि उनकी परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं, ये भी ठीक है। मतलब मैं तुमसे ये कहूंगी इस एग्जाम्पल में, सपोज आपने जब ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया था, आपने कहा था ये 4 ए की एरर अपॉन ए की फिजिकल क्वांटिटी 100, बी की एरर 0.1 अपॉन बी की फिजिकल क्वांटिटी 10। लेकिन अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस बिकम्स रिलेटिव एरर, 4 प्लस का 0.1 इंटू 10 इज 1, यानी 5% रिलेटिव एरर आ गई, परसेंटेज एरर आ गई जेड में। जेड की परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ए की परसेंटेज एरर प्लस का बी की परसेंटेज एरर, यानी 5% बोल दो। क्या मेरी बातें समझ आ रही है कि मल्टीप्लाई में आप या तो रिलेटिव एरर को ऐड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज एरर को ऐड कर दो, जेड की परसेंटेज एरर आ जाएगी। डन। चले यहाँ से आगे। अब देखो बच्चों, हम लोग 4th टॉपिक ले रहे हैं, डिवीजन। हम एरर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ए अपॉन बी करके देख रहे हैं, है ना, डिवीजन करके देख रहे हैं। तो ये बताओ, इसी तरह से जैसे आपने पहले कॉमन ले लिया था z, अभी भी अगर कॉमन ले ले, जैसे मल्टीप्लाई में ले लिया था, है ना, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और यहाँ डेल ए अपॉन ऑफ ए हो गया। यहाँ पे b कॉमन ले ले तो 1 बचा, प्लस माइनस डेल बी अपॉन ऑफ बी हो गया। तो इससे हमारे पास ये a अपॉन बी क्वांटिटी क्या बन गई, z, a अपॉन बी बन गई z, ये भी z और ये भी z, दोनों फिजिकल क्वांटिटी z है, z कट z कर दो, 1 बच गया। अब बचा गया यहाँ 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन ऑफ z, और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन ऑफ a, और ये वाली क्वांटिटी जब कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है ना बच्चों, ये 1 वाली क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन ऑफ बी की पावर -1 हो जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगी तो कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं बायनॉमिनल थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बायनॉमिनल थ्योरम। मैं आगे भी बताऊंगी इसके बारे में तुम्हें। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अगर ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, जैसे एरर तो बहुत छोटी होती है, उसमें आप बड़ी क्वांटिटी का
0.1 में 10 का डिवाइड कर रहे हो 0.01। तो जब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है उसमें बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पावर होती है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई, इधर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज नोन एज बायनॉमिनल थ्योरम। मैं बताऊंगी इसके बारे में तुम्हें फिर से। 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ऑफ ए, है ना, और अंदर बच जाएगा इधर 1, ये -1 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। ये क्वांटिटी बनेगी, इस तरह से हो जाएगा, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को आपने इस तरह से लिख दिया। आप इस पूरी को इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, डेल ए बाय ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो ना इस तरह से मल्टीप्लाई, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई में। तो जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास एक क्वांटिटी आएगी, जब डेल ए बाय ए को डेल बी बाय बी से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, और एक छोटी छोटी सी एरर बड़ी बड़ी से डिवाइड हो रहा है, नेग्लेक्ट करके छोड़ दोगे, एक 1 आएगा, 1 उधर जाके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनली बचेगा वही डेल जेड बाय जेड, इधर बचेगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इस तरफ डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी, या माइनस प्लस बोल दो, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस बोल दो, यही तो बचेगा। यही वो क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई में भी बच रही थी, यानी रिलेटिव एरर ऑफ ए, रिलेटिव एरर ऑफ बी और रिलेटिव एरर ऑफ जेड। तो जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर्स टर्म यूज करते हैं, और जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था तो एरर्स वर्ड यूज किए थे। याद आ रहा है क्या? अब बताओ इसकी 4 कंडीशंस कौन सी पॉसिबल है बच्चों? इसकी 4 कंडीशंस तो सिंपली हैं, डेल जेड बाय जेड, डेल ए बाय ए और डेल बी बाय बी दोनों पॉजिटिव हो जाए, डेल ए बाय ए तो पॉजिटिव हो, डेल बी बाय बी नेगेटिव हो जाए, और डेल ए बाय ए तो नेगेटिव हो, डेल बी बाय बी पॉजिटिव हो जाए, और फिर चारों दोनों के दोनों कैसे हो जाए? नेगेटिव हो जाए, दोनों की दोनों कैसे हो जाए? नेगेटिव। 4 पॉसिबिलिटी है, हमें हमेशा कौन सी वाली एरर लेनी है? यानी मैक्सिमम वाली एरर लेनी है, यानी ये वाली एरर लेनी है। तो जब भी दो क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं तो क्या करते हैं? उनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं, तो z की रिलेटिव एरर होती है। आई रिपीट, जब भी दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो उनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं, तो z की रिलेटिव एरर आ जाती है ना। तो बताओ यहाँ पर इस चीज में एग्जाम्पल में अप्लाई करो। अगर आप a डिवाइडेड बाय b करने जा रहे हो तो आप करोगे 100 बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 10, a बाय b 10 आ गया। अब एरर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे बच्चों? एरर निकालनी हो तो हम इसको यूं करेंगे, डेल ए कितना है? डेल ए है 4 अपॉन ऑफ 100, डेल ए बाय ए कर दिया मैंने, प्लस करा डेल बी यानी 0.1 अपॉन ऑफ 10 इज इक्वल्स टू आ गया डेल जेड अपॉन ऑफ जेड, तो 10 था तुम्हारा। यहाँ से बड़े आराम से तुम डेल जेड कैलकुलेट कर सकते हो, 4 इंटू 10 कर देना 40 अपॉन 100, यानी कि 4 बाय 10 बच जाएगा। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 बच जाएगा। अरे ये 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा आपका बस में 4 बाय 10, और यहाँ करोगे तो 10 से 10 कट के 0.1 बचेगा। आप इसको भी लिख सकते हो 0.4 प्लस 0.1 यानी 0.5 बच जाएगा। निकाल सकते हो ना डेल जेड 0.5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा सोचो, इसमें इसी में हमसे क्या पूछ लेता है? ये परसेंटेज एरर। तो हम क्या करते हैं परसेंटेज एरर के लिए? डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गई हमारी परसेंटेज एरर, डेल बी बाय बी अपॉन इंटू 100, और उधर भी डेल जेड बाय जेड इंटू 100, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए की परसेंटेज एरर प्लस का बी की परसेंटेज एरर गिव्स जेड की परसेंटेज एरर। यही तो बोला था मल्टीप्लाई में, यही बोल रहे हैं डिवाइड में। यानी यहाँ बोलना चाहो इसको तो आप क्या करा? आपने ए की रिलेटिव एरर 4 बाय 100 निकाली, बी की 0.1 बाय 10 निकाली, इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डेल जेड बाय जेड है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 बचेगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 0 कटेगा, 1 बचेगा, 5%। रिलेटिव एरर 5% आ गई। तो बोले मल्टीप्लाई में भी तो 5% आई थी, तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में या तो रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं तो z की रिलेटिव एरर आ जाती है, या परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं तो z की परसेंटेज एरर आती है। यानी हमारे सामने फुल स्क्रीन सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं तुम लोगों को। मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर्स को ऐड करने पर z की रिलेटिव एरर आ रही है, या परसेंटेज एरर्स को ऐड करने पर z की परसेंटेज एरर आ रही है। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स को ऐड किया था तो z में एरर आ गई थी, वहाँ एरर्स को ऐड किया था, जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड में रिलेटिव एरर्स को ऐड किया था तो z की भी रिलेटिव एरर आ रही है। बेसिक एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड सारे समझ आ चुके हैं, यानी कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। अब हम कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, और तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आओ। हाँ जी बच्चों, अब कुछ इस तरह की क्वांटिटी लेते हैं, लाइक z इज इक्वल्स टू a की पावर n। मेरी बात नहीं समझोगे, ऐसा एग्जाम्पल लो। चलो आप मुझे बताओ कि आपको क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्यूब है और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइड क्यूब,
अरे किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो आप कर देते हो ना ए क्यूब, या लेंथ बोल रहे हो एल बोल रहे हो, साइड एल ए बोल रहे हो तो ए क्यूब कर दो, एल बोल रहे हो तो एल क्यूब कर दो। यानी कि इस तरह की कंडीशन जब हो, जैसे आपको लेंथ या साइड में एरर दे रखी है और वॉल्यूम की एरर पूछ ली जाए, लेंथ या साइड में एरर दे रखी है, वॉल्यूम की एरर पूछ ली जाए, लेकिन लेंथ और साइड की पावर तो 3 है, लाइक ए की पावर तो n है और आपसे z की एरर पूछ ली जाए। a में तो एरर है, a प्लस माइनस डेल ए है, तो z की एरर कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बताओ क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से z प्लस माइनस डेल z विथ एरर लिख दिया, ऐसे ही a प्लस माइनस डेल ए विथ एरर लिख दिया और उसकी पावर n कर दी। तो ये बताओ कि यहाँ से अगर आप z कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल z बाय z, और यहाँ क्या बचेगा, a बाहर निकल जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए, और पावर कितनी आ जाएगी इसकी n। ठीक है ना, नहीं a कॉमन नहीं आएगा, जब उसकी पावर n है तो पूरा a रेज टू दी पावर n ही कॉमन आ जाएगा ना। a रेज टू दी पावर n को ही आप क्या बोल रहे हो, z, a रेज टू दी पावर n और z सेम है, आप दोनों को कट कर देना तो आपके सामने बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए बाय। अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म का नाम लिया था मैंने, मैं रिपीट कर रही हूँ, बायनॉमिनल थ्योरम। क्या बोला था मैंने बायनॉमिनल थ्योरम में, हमने कहा था अगर ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, डेल ए बाय ए बहुत छोटी है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कितनी छोटी, 5% या 5% से छोटी, कोई भी एरर अपॉन उसकी रियल वैल्यू को बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर अगर 0.05 या उससे छोटा है, परसेंटेज में 5% ही तो हो गया बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर कोई एरर 5% से छोटी है, यानी डेल ए बाय ए 0.05 से छोटा है, परसेंटेज में इंटू 100 करके 5% से छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बायनॉमिनल, एक साइंटिस्ट ने थ्योरम बताई थी बायनॉमिनल थ्योरम, उसने कहा था कि ये पावर जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दो फॉर लेस देन 5% के लिए, 5% से छोटी क्वांटिटीज के लिए आप इस पावर को आगे आके मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी बन जाएगी बच्चों, डेल ए बाय ए, और जो आपकी पावर है n वो आपने यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 5% के लिए बायनॉमिनल थ्योरम लगा दी। अब ये 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 0, यानी प्लस माइनस डेल z अपॉन ऑफ z इज इक्वल्स टू n डेल ए अपॉन ऑफ a प्लस माइनस का बच जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, तो कभी भी आपको z में एरर कैलकुलेट करनी है तो आप a की रिलेटिव एरर कैलकुलेट करके इंटू n कर दो, z की रिलेटिव एरर आ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, z की रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू a की रिलेटिव एरर इंटू n कर दोगे। मतलब हम उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मान लो एक क्यूब का साइड दे रखी है, एक क्यूब है उसकी साइड दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1, ये साइड दे रखी है। आपसे पूछता है बताओ वॉल्यूम कितना है या वॉल्यूम की एरर कितनी है, तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए तो बड़े आराम से कह देते हो a क्यूब, यानी वॉल्यूम तो आप कह दोगे 10 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1000, इसकी तो बात ही खत्म। अब चलते हैं एरर पर, तो आप एरर कैसे निकालोगे, तो डेल v बाय वी इज इक्वल्स टू डेल ए बाय ए, लेकिन बायनॉमिनल से पावर आगे आ जाएगी। बस ये चेक कर लेना कि यहाँ जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो लेस देन 5% है या नहीं। एरर 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, परसेंटेज एरर निकाल रहे हो ना, तो आप इंटू 100 करके निकाल लेना। तो जनरली ये एरर आपके पास में कितनी होनी चाहिए, 5% से कम, और यहाँ 5% से कम है, बड़े आराम से है। आपने कहा 0.1 बाय 10 इंटू 100, तो आपने देख लिया 10 इंटू 0.1 बचा, यानी कि 1% बचा, तो 5% से कम है, आप आराम से ये बायनॉमिनल थ्योरम लगा दोगे। वॉल्यूम में परसेंटेज, वॉल्यूम में चेंज पूछा था, डेल वी अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम 1000 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल ए 0.1 है अपॉन ऑफ 10 है। आप इस तरह से करके डेल वी, सारी कैलकुलेशन यहाँ ले जाओ, आप डेल वी निकाल सकते हो, ठीक है। 0.3 इंटू 100 बचेगा, 1010 कटेगा तो 30 आ जाएगा आपका वॉल्यूम में एरर। वॉल्यूम में एरर कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगा। कोई तकलीफ इसमें किसी को, तो ये तो हुई डेल वी की एरर। अच्छा, इसी में अगर परसेंटेज एरर होती तो बच्चों सेम क्वेश्चन बस परसेंटेज एरर पूछ लेता, तो हमें पता है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100 ही तो करना होता है, यानी z की परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू n इंटू a की परसेंटेज एरर। अगर हमें z में परसेंटेज एरर निकालनी है तो a की परसेंटेज एरर इंटू n कर देते। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि अगर हमें यहाँ पर भी वॉल्यूम की परसेंटेज एरर पूछता ना, तो हम डायरेक्टली कर लेते कि a की एरर तो 0.1 अपॉन रियल वैल्यू 10 इंटू 3, तो ये तो a की एरर हो गई, इंटू आप 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। यानी आप क्या कह सकते हो, इसको इंटू 100 करते परसेंटेज एरर विच इज 1 इंटू 3, 3% एरर हो जाएगी।
हो जाएगी ना। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर एक ही परसेंटेज एरर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज एरर इंटू एन कर दोगे तो जेड की परसेंटेज एरर भी आ सकती है, जिस तरह से रिलेटिव एरर इंटू एन करने पर जेड की रिलेटिव एरर आई थी। ठीक है, तो बोले कई बार ऐसा होता है कि इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं दिया जाता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बदल दी जाती है। ये सब तो दिया ही नहीं, क्या दिया पता है, क्वेश्चन यूँ दे दिया कि लेंथ में 4% की एरर है। आई रिपीट, लेंथ में 4% की एरर है, बताओ वॉल्यूम के कितनी एरर होगी। साइट में 4% की एरर है, बताओ वॉल्यूम में कितनी एरर होगी। तो सिंपली n इंटू साइट की एरर, n इंटू डेल ए कर दो, यानी आपका वॉल्यूम क्या था L क्यूब या A क्यूब। तो आप अगर इसकी परसेंटेज एरर निकालना चाह रहे हो तो आपको कर लेना चाहिए 3 इंटू एल की परसेंटेज एरर। एल की परसेंटेज एरर कितनी गिवन है 4, तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी आपके पास, वॉल्यूम की परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 12%। तो बोलिए तो मैम 5% से ज़्यादा आ गई, ये आ जाए ना 5% से ज़्यादा, तुझे जो गिवन है ना वो 5% से कम होगी, तभी तो बायनॉमिनल थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर आगे ला सकते हो, एन आगे ला सकते हो। उधर तो आंसर चाहे कितना ही बड़ा है उसको मत देखो, क्वेश्चन में जो फिगर वैल्यूज दे रखी है वो 5% से कम है, आप पावर आगे ले लोगे बायनॉमिनल थ्योरम से। मेरी बात समझ आई। तो कुल मिलाकर हमारा कंक्लूजन ये निकला जो हमारे सामने बोर्ड पर है, और वो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर को सॉल्व करते हैं तो ऐसे में रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल्स टू आ जाता है रिलेटिव एरर ऑफ a इंटू एन, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करवा दो जल्दी से। जब भी a प्लस बी करते हैं तो एरर्स का क्या करते हैं, तो बोले a प्लस बी करते हैं तो z की एरर निकालनी हो तो a की एरर प्लस b की एरर। a माइनस बी करते हैं तो एरर्स का क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं तो डेल ए माइनस डेल बी ना करके प्लस ही करते हैं। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम एरर्स को तो हमेशा ऐड ही करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, तो z की रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू a की रिलेटिव एरर प्लस का b की रिलेटिव एरर कर लेते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो भी मल्टीप्लाई वाला ही करते हैं, रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस का रिलेटिव एरर ऑफ b। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शंस में एरर को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड में रिलेटिव एरर, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, इनटू 100 करते ही परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं। ये सब पढ़ा था। इसके अलावा ये क्वांटिटी पढ़ ली थी कि डेल z अपॉन ऑफ z इज इक्वल्स टू डेल a अपॉन ऑफ a, पावर आगे आ जाती है बायनॉमिनल थ्योरम से, यानी n इंटू रिलेटिव एरर ऑफ a इज इक्वल्स टू z की रिलेटिव एरर। इवन आप बोलते हो इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर भी नाम दे सकते थे इसी को। ये सारे काम हम कर चुके। अब मुझे कुछ आगे एक दो एग्जाम्पल्स और बताओ बच्चों। लेट्स सपोज हमारा लिखा हुआ है a रेज टू द पावर n और b रेज टू द पावर m, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो a रेज टू द पावर n के लिए हो जाता डेल z अपॉन ऑफ z इज इक्वल्स टू डेल a अपॉन ऑफ a, और पावर आगे आ जाती है। अब मैं सारे एग्जाम्पल बायनॉमिनल के ही करवा रही हूँ, 5% से कम वाले ही हैं जो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। और डेल b अपॉन ऑफ b और m आगे आ जाता। और ये दोनों क्वांटिटीज के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई वाले में तो जो भी आपकी रिलेटिव एरर वाली क्वांटिटीज आती है, पावर है तो पावर आगे आ गई, बट वो क्वांटिटीज तो ऐड ही होती है ना, ये आंसर बनेगा। और परसेंटेज एरर में जाते तो क्या कहते बच्चों, n इंटू ए की परसेंटेज एरर इंटू 100 करके परसेंटेज एरर निकाल दी, m इंटू बी की परसेंटेज एरर, और यहाँ कर देते डेल z की परसेंटेज एरर, यानी n इंटू ए की परसेंटेज एरर, m इंटू बी की परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू z की परसेंटेज एरर। उसमें क्या हुआ, आ रही है ना ये चीज़ें समझ। ओके, ये बताओ बच्चों, अगर ये यहाँ ऐसे ना होकर नीचे c की पावर भी q हो जाता और d की पावर भी r हो जाता, कुछ भी ऐसी पावर्स हो जाती, अब आप कैसे सॉल्व करते, तो आप कहते a की पावर n तो n डेल a बाय a, b की पावर m है तो m डेल b बाय b, बिल्कुल इसके ऊपर वाले से। c की पावर q है तो आप इसको क्या कह देते, डेल c बाय c, और q आगे आ जाता। और d की पावर r है तो कहते डेल d बाय d, और r आगे आ जाता। लेकिन चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आई रिपीट, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, दोनों ही कंडीशन में रिलेटिव एरर्स को तो ऐड ही करना होता है। तो ये ऐड और ये ऐड, ये ले बच्चों, जब तक क्वेश्चन एरर के चैप्टर में आ रहा है ना, एरर का आ रहा है ना, तो आपको हमेशा मैक्सिमम एरर ही निकालनी है। हाँ, हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हमसे उस टाइम उस पर्टिकुलर कंडीशन की, जैसे जो डिवाइड वाली चीज़ें होती है ऊपर आके उनकी पावर माइनस हो जाती है, तो जब आप q को आगे लाओगे तो इट इज़ माइनस q, r को आगे लाओगे तो इट इज़ माइनस r, लेकिन एरर तो प्लस माइनस दोनों होती है ना, तो हम तो मैक्सिमम वाली लिखेंगे हमेशा।
किसी चैप्टर में जाने पर हाँ आपको हो सकता है कि नीचे वाली वैल्यूज ऊपर लेकर आओ, माइनस पावर है तो माइनस हो जाएंगी, लेकिन जब तक क्वेश्चन एरर वर्ड दिया जा रहा है तो हमेशा मैक्सिमम ही निकालते हैं। समझ पा रहे हो? यानी यहाँ पर अगर आपके पास में कंडीशन ये दे रखी होती कि ए की परसेंटेज एरर, तो आप डेले परसेंटेज एरर ऑफ ए इंटू एन कर लेते, परसेंटेज एरर ऑफ बी इंटू एम कर लेते, परसेंटेज एरर ऑफ सी इंटू क्यू कर लेते और परसेंटेज एरर ऑफ डी इंटू आर कर लेते, तो आपके पास में जेड की परसेंटेज एरर भी आ जाती। इसी से ही बना रहे, ऊपर वालों से ही बना रहे हम नीचे वाली सारी बातें। जैसे एक आध एग्जाम्पल पर बात कर लेती हूँ मैं, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल पर बात करवाओ। ये बताओ, सपोज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल्स टू दे रखी है, एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है z इज इक्वल्स टू a की पावर 3, b की पावर 2, c की पावर 4 और d की पावर 3 या रूट d कर दो, ठीक है। और साथ में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ इसका, साथ में इसकी परसेंटेज एरर भी दे रखी है। फिलहाल एक बार इसको तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद मैं इस वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल पर चलूंगी, न्यूमेरिकल पूछूंगी मैं तुमसे। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में ही एरर्स को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को ऐड कर रहे हैं, पावर ए दे रखी है, बी दे रखी है, एन एम जो भी पावर्स दे रखी हैं, तो रिलेटिव एरर ऑफ ए इंटू पावर प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी इंटू पावर, रिलेटिव एरर ऑफ सी इंटू पावर और रिलेटिव एरर ऑफ डी इंटू पावर कर सकते हो। बच्चों ये न्यूमेरिकल है और इसमें जो परसेंटेज एरर ऑफ ए दे रखी है वो दे रखी है आपको 2%, परसेंटेज एरर ऑफ बी दे रखी है 1%, परसेंटेज एरर ऑफ सी दे रखी है 3% और परसेंटेज एरर ऑफ डी दे रखी है 4%। ऐसे कोई वैल्यूज दे दी और आपसे पूछ लिया बताओ व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ जेड, जेड की परसेंटेज एरर क्या है, तो आप इसी मेथड से यूज करो, अपने आप काम हो जाएगा। आपको जेड की परसेंटेज एरर चाहिए, आप करो पावर 3 आगे ए की परसेंटेज एरर, प्लस का पावर 2 आगे बी की परसेंटेज एरर, प्लस का पावर 4 आगे सी में तो 4 है ना पावर, इंटू सी की परसेंटेज एरर, प्लस का पावर रूट मतलब हाफ आगे और डी की परसेंटेज एरर। इसको कट करोगे तो आपके आएगा ये 6 प्लस का 2 प्लस का 12 प्लस का 2, यानी टोटल कितनी हो गई आपके ये 10 एंड 12 कितना आ जाएगा, 10 और 12 हो जाएगा 22% एरर, यानी z की परसेंटेज एरर हो गई 22% एरर। अब आज का टाइम हमारा, आज की जो सारी बातें हमारी थी वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। एक क्वेश्चन और खत्म करवाती हूँ ताकि अपना टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। तो अब ये बताओ तुम लोग मुझे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1/z, ऐसी कोई है क्या एग्जाम्पल? तो बताओ कोई ऐसा, कहाँ ऐसा करते हो जिसमें 1/a प्लस 1/b को 1/z लिखते हो? हाँ, तुम्हारे रेजिस्टेंस जब कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट होता है, वो तो एडिशन वाला एग्जाम्पल है। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं 1/R प्लस 1/R, 1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा यूज करते हैं ना। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक 100 ओम एक 10 ओम, 100 प्लस माइनस 4 और 10 प्लस माइनस 0.1, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा हो तो फिर बोले ऐसी कंडीशन में तो मैम हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और इस वाले तरीके की एरर तो अभी तक हमने सीखी नहीं, एडिशन की, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन सबकी सीख ली, पावर की सीख ली, इसकी नहीं सीखी। तो बस इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज कंक्लूड करेंगे अपन यहीं पर। ये बताओ तो मुझे कि अगर मैं इसको यूँ देखूँ यहाँ पर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अपन ऐसे लिखें इसको 1/z। फिर मैं बता रही हूँ सॉल्व तो मैं करवा रही हूँ लेकिन सोल्यूशन रटना नहीं है, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम्हें तो सीधा एरर आनी चाहिए। पर तुम मुझसे ये कहोगे ना मैम ये कैसे आया, इसलिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। क्या हम इसको यूँ लिखें कि डेल z 1/z में अगर मैं dz और dz को मल्टीप्लाई कर दूँ, dz अपॉन dz, तो एक तरह से 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे z अपॉन z, a अपॉन a, 2/2, 4/4 सब 1 ही तो है, इज इक्वल्स टू 1/a, इसको हम dA अपॉन dA बोल सकते हैं, प्लस का 1/b और इसको हम dB अपॉन dB बोल सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं dB अपॉन dB से, और इधर dA अपॉन dA से, और इधर dz अपॉन z से। एक तरह से हम तीनों को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चा, 100 इंटू 1 100 ही रहेगा ना, है ना, 500 इंटू 1 500 ही रहेगा ना, क्या सोच रहे हो। अब ये बताओ कि क्या इसको यूँ लिख दें, z की पावर -1 और ये dz अपॉन dz, और यहाँ कर देते हैं a की पावर -1 dA अपॉन ऑफ dA, और यहाँ कर देते हैं हम b की पावर -1 dB अपॉन ऑफ dB कर लेते हैं, ठीक है। क्या इसको यूँ बोल दें कि ये और ये तो z की पावर -1 का dz के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है,
तो जब ये इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पावर n आगे z की पावर n-1। डिफरेंशिएशन जिसने नहीं सीखा ना वो इसका फॉर्मूला सीधा सीख लेना। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना डिफरेंशिएशन के यहाँ पहुँच गए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप इसको जो मैं आंसर लिखूँ वो डायरेक्ट याद करना। मैं तो पहले ही कह रही हूँ सोल्यूशन काम का नहीं है ना, लेकिन जिन्होंने डिफरेंशिएशन सीखा हुआ वो बड़े आराम से देख सकते हो। z की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करोगे n x की पावर n-1 इंटू एक dz बच गया, a की पावर -1 का a की पावर -1 एक dA बच गया, और ऐसे ही b की पावर -1 का करोगे तो -b की पावर 1, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, -b की पावर -1 और एक dB बच गया। ये हो गया आपके पास में -z की पावर -2 है, z की पावर -2 नीचे जाएगा +2 हो जाएगा, और ये dz तो है ही, इधर माइनस तो ठीक है, a की पावर -2 नीचे जाएगा a² और ये dA, और इधर b की पावर -2 नीचे जाएगा तो b² और dB, और ये सारे माइनस कट जाएंगे तो dz अपॉन ऑफ z² इज इक्वल्स टू dA अपॉन ऑफ a² प्लस का dB, प्लस नहीं माइनस माइनस सारे कैंसिल हो गए तो प्लस का dB अपॉन ऑफ b²। कुल मिलाकर ये तो सोल्यूशन था। सिंपली मैं तुम्हारे सामने ये कहूँ कि इसको यूं लिखा जाए कि डेल z अपॉन ऑफ z² इज इक्वल्स टू डेल a अपॉन ऑफ a² प्लस का डेल b अपॉन ऑफ b²। अरे चेंजेस छोटे होते हैं तो डेल लिखते हैं और d लिखते हैं, चेंजेस बड़े होते हैं तो डेल ही तो लिखते हैं। तो एक तरह से अगर आपको a की एरर अपॉन ऑफ a² b की एरर अपॉन ऑफ b² करोगे तो z की एरर अपॉन ऑफ z² तुम्हारे सामने मिल जाएगा। इससे आप डेल z निकाल सकते हो। जैसे कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, जो अभी किया था वही वाला लो। आपने कहा था A फिजिकल क्वांटिटी सपोज 100 ± 4 और B फिजिकल क्वांटिटी है 10 ± 0.1। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो जिसमें ये दोनों रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 और आपसे पूछ रहा है R इक्विवेलेंट, तो आप क्या करोगे 1/R1 आप कर लोगे 1/R1 प्लस का 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट तो यहाँ से निकाल लोगे, लेकिन आप इसकी एरर निकालना चाहोगे तो आप करोगे डेल R इक्विवेलेंट अपॉन ऑफ R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल A अपॉन ऑफ A² प्लस का डेल B अपॉन ऑफ B²। A और B क्या है यहाँ पर R1 का स्क्वायर R1 और B क्या है यहाँ पर R2 और R2 का स्क्वायर। आप यूं कर सकते हो, मतलब आप अगर इसकी एरर निकालना चाहते हो तो यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाला वो यहाँ पुट कर देना, ठीक है। 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो भी तुम यहाँ से निकालोगे 1 करोगे तो लो मैं तुम्हारे लिए कर ही देती हूँ। इसका एलसीएम 100 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 10 यानी 11/100। तो 1/R इक्विवेलेंट की जगह आप रख दोगे 11/100 और ये R इक्विवेलेंट डेल R इक्विवेलेंट आएगा इज इक्वल्स टू डेल R1 क्या था 4 अपॉन R1 का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस डेल R2 क्या था 0.1 अपॉन R2 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज हैं, आप R इक्विवेलेंट की एरर निकाल सकते हो, है ना। R इक्विवेलेंट की एरर आ गई, R इक्विवेलेंट आ गया तो प्लस R इक्विवेलेंट प्लस माइनस R इक्विवेलेंट की एरर लिख सकते हो। परसेंटेज एरर निकालनी है तो जो भी एरर निकाली अपॉन एक्चुअल वैल्यू R इक्विवेलेंट जो निकाली उनका डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। तो ये वाला क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन बनता है, कई बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला भी सिखा दिया। तो एक तरह से हमने कैलकुलेशन पर बात की है आज, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या कैलकुलेशंस पर बात की है। डन, यहाँ तक का टॉपिक रखते हैं। अभी हमारे पास कुछ टर्म है एक्यूरेसी, प्रिसिशन और जितना हमने आज किए हैं उसके न्यूमेरिकल, इन सबको हम अगले लेक्चर के साथ करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार करना, इतना करना, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस शीट नोट्स के साथ दे रखे हैं वो कर लो। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन एक बार कल का अगला लेक्चर देखकर फिर आप सारे क्वेश्चंस करना, हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। डन, ऑल द बेस्ट।